और वहां तो ये सब इतना बढ़ गया था कि लोगों ने कब्रिस्तान में दफन लाशों को जब भी उनके किसी रिलेटिव की डेथ होती तो दफनाते हुए वो उस ताबूत को चेन से बांध देते और उसके ऊपर ताला लगा देते। लेकिन उसके हिसाब से भी उसकी स्किन बहुत ही ज्यादा सफेद थी, जैसे उसके अंदर खून ही ना हो, और उसके अंदर गजब की ताकत थी। वहां कब्रिस्तान में लाशों के लिए जगह कम ना पड़े, इसके लिए जब भी कब्रिस्तान में कोई लाश दफनाई जाती थी तो 5 साल बाद फिर से उस कब्र को खोद के लाश को बाहर निकाल के दूर जंगल में दफना दिया जाता था। 5 साल बाद जब उस कब्र को खोदा गया ना, कि इसके दादा की लाश बिल्कुल वैसी की वैसी थी जैसे 5 साल पहले थी जब उनकी डेथ हुई थी। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि वैम्पायर्स के बारे में आपने आज तक जो कुछ भी सुना है वो सब आज बदलने वाला है। दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज है सैटरडे, मतलब द डे ऑफ अर्बन लेजेंड्स। और आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे खतरनाक शैतान के बारे में जिसकी खून की प्यास कभी शांत नहीं होती। आज हम बात करने वाले हैं वैम्पायर्स के बारे में। वैम्पायर्स के बारे में आपने फिल्मों और कॉमिक्स में तो बहुत पढ़ा और सुना होगा, लेकिन ये असल में क्या होता है और कहां से आता है ये आप नहीं जानते होंगे। आपको याद होगा कि करीब 5 साल पहले अपने दूसरे चैनल हिंदी हॉरर स्टोरीज पर मैं वैम्पायर्स की रियल स्टोरीज के 2 वीडियोस लेकर आया था, और उन स्टोरीज को सुनने के बाद बहुत से लोगों ने मुझे वैम्पायर्स को लेकर कांटेक्ट किया था। और मुझसे कांटेक्ट करने वाले इन लोगों में एक इंसान ऐसी भी थी जो खुद एक वैम्पायर थी। जी हाँ, एक रियल वैम्पायर। अब दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि वैम्पायर ये जो टर्म है ना, वैसे तो ये एक वेस्टर्न टर्म है। वेस्टर्न कंट्रीज, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज में माना जाता है कि वैम्पायर एक ऐसा शैतान होता है जो सिर्फ खून पीने के लिए ही शिकार करता है। अब सबसे पहला सवाल ये आता है कि ये वैम्पायर सच में होता भी है या नहीं, क्योंकि ऐसे तो किस्से कहानियों में हम ना जाने क्या क्या सुनते रहते हैं। तो इसके लिए मैं आपके सामने आज कुछ फैक्ट्स रखने वाला हूं, जिसके बाद आप खुद फैसला कर पाएंगे कि यह शैतान सच में होता है या नहीं। और वैम्पायर्स मतलब खून पीने वाले शैतानों की ये कहानियां सिर्फ किसी एक देश या रिलीजन में नहीं, बल्कि अक्रॉस द कंट्रीज, रिलीजन्स और कल्चर्स में हमें इस तरह के शैतान के बारे में सुनने को मिलता है। इवन यहाँ इंडिया में भी इस शैतान को पिशाच के नाम से जाना जाता है। पिशाच के बारे में मैं अभी थोड़ी देर में बात करूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि फिल्मों में जैसा दिखाते हैं ना कि वैम्पायर्स बहुत गुड लुकिंग और स्मार्ट और लंबे तगड़े और रोमांटिक होते हैं, रियलिटी में ये वैम्पायर्स रोमांटिक नहीं बल्कि बहुत बहुत खतरनाक होते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि वैम्पायर्स जाने जाते हैं अपनी खून पीने की कभी ना खत्म होने वाली भूख के लिए। इंसानी खून पीना इनको बहुत पसंद होता है। अब सोचने वाली बात यह है कि इंसानी खून में ही ऐसा क्या है जो ये इसके लिए इतना तड़पते हैं। तो सच बताऊं तो इसका जवाब मुझे भी नहीं पता कि इंसानी खून में ही ऐसा क्या स्पेशल है, लेकिन इतना मैं आपको बता सकता हूं कि सिर्फ इंसानी खून पीकर ही ये सैकड़ों सालों तक आसानी से जिंदा रह सकते हैं बिना कुछ खाए पिए। बस इनको टाइम टू टाइम खून मिलता रहे, इंसानी खून। अब इन सब कहानियों की शुरुआत, खून पीने वाले इन वैम्पायर्स की शुरुआत हुई थी यूरोप से। यूरोप में ज्यादातर लोग क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, इसलिए वहां पर मरने के बाद किसी इंसान की लाश को जलाया नहीं जाता बल्कि जमीन में दफनाया जाता है। तो बताते हैं कि 400-500 साल पहले एक बार यूरोप के एक गांव में ऐसा हुआ कि गांव के लोग जब भी किसी लाश को कब्रिस्तान में दफनाते ना, तो अगली सुबह वो कब्र उनको खुदी हुई मिलती और लाश को ताबूत से बाहर निकाला गया होता था। जब लाश को चेक किया जाता तो पता चलता कि लाश की गर्दन पे 2 दांतों के निशान बने होते थे। पहले पहले तो लोगों को लगा कि हो सकता है ये किसी जंगली जानवर का काम हो, शायद जंगल से कोई जंगली जानवर कब्रिस्तान में आके लाश खोद देता होगा। लेकिन अजीब बात यह थी कि यह किसी जानवर का काम नहीं हो सकता था। इसकी 2 वजह थी। एक तो ये कि कोई भी जंगली जानवर जमीन तो खोद सकता था, लेकिन वो ताबूत खोल के लाश को बाहर नहीं निकाल सकता था। ताबूत वही खोल सकता था जो ये जानता हो कि ताबूत कैसे खुलता है। दूसरा और सबसे बड़ा कारण यह था कि अगर ये किसी जानवर का काम होता तो जानवर ने लाश को भी तो नोच के खाया होता, लेकिन किसी भी लाश को खाए जाने या पंजों के कोई निशान नहीं होते थे सिवाय गर्दन पर बने उन 2 निशानों के। धीरे धीरे सब लोगों को समझ में आने लगा कि ये किसी जानवर का नहीं बल्कि किसी शैतान का काम है। लोगों ने चर्च के प्रीस्ट की मदद से दफनाने से पहले लाशों को ब्लेस करना शुरू कर दिया, जिससे कि बाद में कोई बुरी ताकत, कोई इस तरह का शैतान लाशों के साथ छेड़खानी ना कर सके। अब यहां तक तो फिर भी ठीक था,
लेकिन फिर यह घटना पूरे यूरोप के बहुत से हिस्सों में होने लगी। बल्कि अब तो ना सिर्फ लाशों को बाहर निकाला जाता था, बल्कि जिंदा लोग भी मारे जाने लगे। और चाहे वो कोई मुर्दा हो या किसी जिंदा इंसान की लाश हो, हर एक बॉडी में यह सेम पैटर्न होता था। गर्दन पर बने 2 दांतों के निशान, जिनसे बॉडी का सारा खून चूस लिया जाता था। इसके बाद वहां के लोगों ने अपने धर्म और कल्चर के हिसाब से तमाम तरह के उपाय करना शुरू कर दिया इन सब चीजों को रोकने के लिए। लेकिन वो सिलसिला जो सैकड़ों साल पहले शुरू हुआ था, वो आज भी चलता आ रहा है। आज भी आप नेट पे सर्च करोगे तो आपको ऐसे कब्रिस्तानों के बारे में पढ़ने को मिल जाएगा जहां आज भी रात में लाशें खोद के बाहर निकाल दी जाती हैं। इंडिया में तो ये सब इसलिए सुनने को नहीं मिलता क्योंकि इंडिया में मेजॉरिटी हिंदू लोग हैं और हिंदुओं में लाश को दफनाया नहीं जाता बल्कि जला दिया जाता है। इसलिए बाद में ऐसा कुछ करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कुछ ही साल पहले हमारे पड़ोसी पाकिस्तान से ये न्यूज़ आई थी कि वहां कोई रात में कब्रिस्तान से लाशों को बाहर निकाल देता है। और वहां तो ये सब इतना बढ़ गया था कि लोगों ने कब्रिस्तान में दफन लाशों को जब भी उनके किसी रिलेटिव की डेथ होती तो दफनाते हुए वो उस ताबूत को चेन से बांध देते और उसके ऊपर ताला लगा देते, जिससे कि बाद में कोई चाह के भी उस ताबूत को खोल ना सके और लाश को बाहर ना निकाल सके। अब ऐसी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपको बताता हूं जो मुझे ये सब रिसर्च करते हुए पढ़ने को मिली थी। तो स्टोरी ऐसी है कि ये लड़का अल्बेनिया नाम के एक देश का रहने वाला है जो कि यूरोप में पड़ता है। और यहां ज्यादातर लोग क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को मानते हैं और इन दोनों ही रिलीजन्स में मरने के बाद लाशों को दफनाया जाता है, जिसकी वजह से कई बार बहुत से कब्रिस्तानों में जगह कम पड़ जाती है। वहां कब्रिस्तान में लाशों के लिए जगह कम ना पड़े, इसके लिए जब भी कब्रिस्तान में कोई लाश दफनाई जाती थी तो 5 साल बाद फिर से उस कब्र को खोद के लाश को बाहर निकाल के दूर जंगल में दफना दिया जाता था, जिससे कि कब्रिस्तान में नई लाशों के लिए जगह बनी रहे। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन हर जगह के अपने अपने कल्चर और अपने अपने रीति रिवाज होते हैं। तो ये करीब 1980s की बात है जब इस लड़के के दादा की हार्ट अटैक से एक दिन डेथ हो गई। तो डेथ के बाद इसके दादा की लाश को भी प्रॉपर क्रिश्चियन तरीके से कब्रिस्तान में दफना दिया गया। और फिर जैसा कि वहां का रिवाज था, 5 साल बाद जब उस कब्र को खोदा गया ना लाश को दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए, तो गांव के लोगों ने देखा कि इसके दादा की लाश बिल्कुल वैसी की वैसी थी जैसे 5 साल पहले थी जब उनकी डेथ हुई थी, जो कि एक तरह से इम्पॉसिबल था। 5 साल में बॉडी पूरी तरह डिकम्पोज हो जाती है, लेकिन वो लाश नहीं हुई थी। गांव के लोगों को बहुत हैरानी हुई कि ऐसा कैसे हुआ। तो गांव के लोगों ने सोचा कि चलो अभी हम इसको 5 साल और यहीं रहने देते हैं और 5 साल बाद दोबारा खोद के इसको जंगल में शिफ्ट कर देंगे। लेकिन फिर जानते हो क्या हुआ? 5 साल बाद जब लाश को फिर से निकाला गया ना, तो इस बार ताबूत के अंदर से वो लाश ही गायब थी। अब इस तरह की जो बातें होती हैं ना, ये गांव में एकदम से फैलती हैं। तो ये बात भी पूरे इलाके में फैल गई कि लाश अपने आप कब्र से गायब हो गई है, जबकि कब्र को खोदने या छेड़े जाने का ऐसा कोई निशान नहीं था। ना जाने ताबूत के अंदर से ही वो लाश कहां गायब हो गई। लोगों का मानना था कि शायद वो आदमी मरने के बाद किसी तरह से वैम्पायर बन गया था, या शायद जीते जी ही उसके अंदर वैम्पायर्स का कोई अंश था, जिसकी वजह से मरने के बाद भी उसकी लाश सड़ी नहीं। लेकिन वो लाश गायब कहां हुई, इसके बारे में किसी को नहीं पता। अब यहां से एक और चीज हमें समझ में आती है कि हो सकता है ये वैम्पायर्स जिंदा लोग हो ही ना, इनके अंदर वैम्पायर्स वाले अंश हो सकते हैं, जो मुझे नहीं पता कि कैसे इनके अंदर आ जाते हैं। लेकिन ये शायद मरने के बाद ही अपने असली वैम्पायर वाली फुल फॉर्म में आते हैं। यहां सबसे अजीब बात जो मुझे लगी वो ये नहीं कि वो लाश कब्र से गायब कैसे हो गई, बल्कि ये कि 5 साल बाद भी वो लाश बिल्कुल वैसी की वैसी थी। सेम ऐसे ही एक और केस के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये अमेरिका में हुआ था। हुआ यूं था कि वहां एक ऑर्फनेज था। ऑर्फनेज मतलब जहां अनाथ छोटे बच्चों को रखा जाता है। तो एक बार क्या हुआ कि उस ऑर्फनेज में एक के बाद एक कई छोटे बच्चों की डेथ हो गई। अब चूंकि बच्चे अनाथ थे, आगे पीछे कोई नहीं होता था, इसलिए बच्चों की मौतों पर किसी ने ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन फिर कुछ साल बाद पता चला कि उस ऑर्फनेज में काम करने वाली ही एक औरत उन बच्चों को मारा करती थी उनका खून पीने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था, कोई डीएनए एविडेंस नहीं था। तो पुलिस ने क्या किया कि पिछले कुछ सालों में जो बच्चे मरे थे ना,
उन सबकी लाशों को फिर से खोद के उनकी जांच करना शुरू किया कि शायद कोई डीएनए एविडेंस मिल जाए। तो जानते हो, सेम जैसे पहले वाली स्टोरी में हुआ था, एक बच्चा जिसको मरे हुए कई साल बीत चुके थे, जब उसकी लाश को कब्र से बाहर निकाला गया ना, तो उसकी बॉडी बिल्कुल वैसी की वैसी थी जैसे सालों पहले थी। मतलब बॉडी बिल्कुल भी गली नहीं थी, और उसकी बॉडी के गले पे तो दांतों के निशान थे ही साथ हाथों के निशान भी थे, जैसे कि किसी ने बच्चे का गला घोंट के उसको मारा हो। शायद पहले उसकी गर्दन में दांत गड़ा के उसका खून पिया और उसके बाद उसका गला घोंट के मार दिया, या शायद पहले गला घोंट के मारा और उसके बाद उसका खून पिया। इसके बाद इस पूरे मामले में क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। अब इसी तरह की वैम्पायर की एक और रियल केस के बारे में मैं आपको बताता हूं। यह लड़का इंग्लैंड का रहने वाला है, और इसके जो दादा थे ना, वो ब्रिटिश नेवी में लेफ्टिनेंट कमांडर के तौर पे काम करते थे। तो ये लड़का बताता है कि एक बार इसके दादा की ड्यूटी ब्रिटिश नेवी की एस क्लास सबमरीन में हुई थी। सबमरीन मतलब पनडुब्बी, जो पानी के नीचे रहती है। तो इसके दादा बताते थे कि इनकी सबमरीन का जो कैप्टन था वो एक वैम्पायर था। मतलब इसके दादा को यह पूरा यकीन था कि वो एक वैम्पायर है, लेकिन इनकी फैमिली में उनकी बात पर कोई यकीन नहीं करता था। मतलब सब इस बात को मजाक में ही लेते थे। इसके दादा बताते थे कि इनका कैप्टन दिन में कभी सबमरीन से बाहर नहीं निकलता था, चाहे कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो। वो कभी भी दिन में जब सूरज की धूप निकली होती थी तब बाहर नहीं निकलता था, हमेशा रात के टाइम ही बाहर आता था। और उसकी स्किन बिल्कुल सफेद थी। मतलब इंग्लैंड के लोगों की स्किन तो वैसे भी वाइट ही होती है, लेकिन उसके हिसाब से भी उसकी स्किन बहुत ही ज्यादा सफेद थी, जैसे उसके अंदर खून ही ना हो। और उसके अंदर गजब की ताकत थी, और उसके रिफ्लेक्सेस भी बहुत तेज थे। और वो बताते थे कि वो पता नहीं कैसे दूसरों का दिमाग पढ़ लेता था। उसको अपने आप पता चल जाता था कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है। और उनकी पूरी यूनिट में ही कभी किसी ने उसको कुछ खाते या पीते नहीं देखा था। मतलब जो बातें हम वैम्पायर्स के बारे में मूवीज में देखते और सुनते हैं ना, वो सब की सब चीजें उस आदमी के अंदर थी। और सबसे बड़ी बात कि उनके नेवल बेस से कई बार लोग अजीब ही तरीके से गायब हो जाते थे, और उनको पक्का यकीन था कि उन लोगों के गायब होने के पीछे उनके उस कैप्टन, मतलब उस वैम्पायर कैप्टन का ही हाथ था। लेकिन जैसा मैंने बताया कि सब लोग इस बात को मजाक में ही लेते हैं, तो उनके घर वाले भी इसके दादा की बात को हमेशा मजाक में ही लेते थे। फिर क्या हुआ कि साल 2003 में इनके दादा की नेवी से रिटायर होने के बाद डेथ हो गई। तो डेथ के बाद इनके घर वाले उनका सारा सामान वगैरह निकाल के ऑर्गेनाइज करने लगे कि अब उनका कौन सा सामान घर में रखना है और कौन सा सामान नहीं रखना। तो उस वक्त उनको एक फोटो मिली, उनकी नेवी यूनिट की फोटो, जो उसी सबमरीन के अंदर ली गई थी जहां इनकी ड्यूटी लगी थी, और जिस सबमरीन के अंदर उनका वो वैम्पायर कैप्टन काम करता था। फोटो में सब लोग अच्छे से स्माइल कर रहे थे, लेकिन एक आदमी था जो स्माइल नहीं कर रहा था। इन सब में सबसे लंबा और तगड़ा, और उसके चेहरे पे एक अजीब सा गुस्सा था, जैसे कि वो चाहता ना हो कि उसकी फोटो ली जाए। और ये वही कैप्टन था जिसके बारे में इसके दादा इन लोगों को बताया करते थे। अब वो फोटो ऐसी थी कि उसमें ये सब लोग एक लाइन से खड़े थे, और ठीक इनके साइड में एक मिरर लगा हुआ था जिसमें इन सब की रिफ्लेक्शन आ रही थी। फोटो दिखने में बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन फिर इन्होंने एक बहुत ही अजीब चीज नोटिस की। इन्होंने देखा कि उस मिरर में बाकी सबकी तो रिफ्लेक्शन आ रही थी, लेकिन उस कैप्टन की रिफ्लेक्शन नहीं आ रही थी। मतलब जैसे वो वहां खड़ा ही ना हो, लेकिन फोटो में तो वो साफ साफ दिख रहा था। और तब जाके इनका को यकीन हुआ कि इनके दादा उस कैप्टन के बारे में जो कुछ बताते थे वो सब सच था। वो आदमी सच में एक वैम्पायर था। अब मैं आपको बताऊं कि इस वीडियो के लिए जब मैं वैम्पायर्स की कुछ रियल स्टोरी सर्च कर रहा था ना, आप लोगों को बताने के लिए, तो मैंने रियलाइज किया कि इंटरनेट के ऊपर ज्यादातर जो बातें वैम्पायर्स के बारे में बताई गई हैं ना, वो सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं। और उनमें से ज्यादातर बातें तो रियल हैं भी नहीं, बिल्कुल फेक सुनी सुनाई बातें हैं। और ये बात मैं इसलिए इतने पक्के तौर पे आप लोगों को बता सकता हूं क्योंकि मैं खुद एक रियल वैम्पायर से मिल चुका हूं। जी हां, लेकिन मैं उससे रियल लाइफ में नहीं मिला था, बल्कि मैं उससे ऑनलाइन मिला था। और ये करीब 5-6 साल पहले की बात है, जब मैंने अपने चैनल पर वैम्पायर्स के कुछ रियल स्टोरीज के वीडियो डाले थे। असल में उन दिनों रियल हॉरर स्टोरीज के इतने चैनल्स नहीं होते थे, इसलिए जब पहली बार मैंने वैम्पायर्स के वीडियो डाले ना, तो बहुत से लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया
अपनी अलग अलग बातें बताने के लिए। अपने चैनल पर मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर तो दे ही रखा था, जिससे कि व्यूवर्स मुझे अपनी रियल स्टोरीज भेज सकें। तो एक दिन मेरे पास एक लड़की का मैसेज आया, नॉर्मल मैसेज। मेरी उससे बात हुई तो वो मुझसे बार बार वैम्पायर्स के बारे में पूछ रही थी कि वैम्पायर्स कहाँ रहते हैं, मैं कैसे उनसे मिल सकती हूँ, उनके ऑनलाइन ग्रुप्स कैसे मिलेंगे, ये सब। तो पहले तो मैंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर उसने बताया कि वो खुद एक वैम्पायर है और असल में वो चाहती थी कि मैं उसको बताऊं कि वैम्पायर्स कहाँ रहते हैं, जिससे कि वो उनसे मिल सके, उनकी कम्युनिटी से जुड़ सके। लेकिन मैं तो ऐसी किसी कम्युनिटी को नहीं जानता था। अब मैं आपको उस लड़की के बारे में बताता हूँ। मैं सब कुछ तो आपको नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि मैं ये सब कुछ कभी किसी को नहीं बताऊंगा। इसलिए बिना उसकी आइडेंटिटी रिवील करे जितना मैं आपको बता सकता हूं वो सब बताऊंगा। उसका नाम भी मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि सच बताऊं तो मुझे उसका नाम याद भी नहीं है। वो कोई बंगाली लड़की थी और उसका नाम भी मेरे लिए बहुत अनयूजुअल सा था। लेकिन उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी। उस टाइम वो शायद 19 से 20 साल की थी, कॉलेज में पढ़ती थी। और उसने मुझे अपनी बहुत सारी फोटोज भी दिखाई थी। लेकिन जैसा नॉर्मली हम स्टोरीज में पढ़ते हैं ना कि वैम्पायर्स की स्किन बिल्कुल सफ़ेद होती है और ये सब, वो ऐसी नहीं थी। दिखने में बिल्कुल नॉर्मल स्किन कलर जैसा बंगाली लड़कियों का होता है। लेकिन उसकी फोटो में जो सबसे अजीब चीज़ लगती थी ना, वो थी उसकी आंखें। मतलब उसकी आंखें बहुत अजीब सी थीं। उसकी आंखों को देख के एक अजीब सा ही डर लगता था। वो बताती थी कि उसको खून पीना पसंद है, इंसानी खून पीना। और वो शायद मेडिकल का ही कोई कोर्स कर रही थी, जिसमें उसको ब्लड मिलता रहता था। उसने मुझे ब्लड पैकेट हाथ में लिए हुए भी अपनी एक फ़ोटो भेजी थी। वो बताती थी कि उसको नॉर्मल खाने पीने की भूख नहीं लगती, खाए पिए बिना तो वो कई कई दिनों तक भी रह सकती है। लेकिन उसको क्रेविंग आती थी खून पीने की। हालांकि ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ इंसानी खून ही पीती थी, जानवर का खून भी पी सकती थी। लेकिन वो बताती थी कि जानवरों का खून बहुत गंदा होता है, मतलब उसका टेस्ट बहुत गंदा होता है। कई कई हफ्तों तक उसको इंसानी खून ना मिले तो ही वो जानवरों का खून पीती थी, मजबूरी में। लेकिन उसकी भूख सिर्फ इंसानी खून से ही शांत होती थी। जब पहली बार मैंने ये सब बातें उसके मुंह से सुनी तो मुझे तो यही लगा कि ये पक्का झूठ बोल रही है, क्योंकि तब तक मैं बहुत से ऐसे लोगों से बात कर चुका था जो पता नहीं क्या क्या बताते थे। इसलिए यकीन करना मुश्किल था। उस लड़की को खून पीना तो पसंद था ही, लेकिन इसके साथ साथ उसके अंदर कुछ ऐसी पावर्स भी थी जो नॉर्मली किसी इंसान में नहीं होती। मतलब वो किसी भी इंसान की आंखों में देखकर यह पता लगा लेती थी कि वो इंसान कैसा है। बल्कि जब उसको गुस्सा आता था ना, तो सामने वाले की आंखों में देखकर सिर्फ अपने थॉट से उसको हार्ट अटैक भी दे सकती थी। और वो धूप में बाहर निकलती तो थी, लेकिन उसको धूप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती थी। वो बताती थी कि धूप में उसकी स्किन जलने लगती है। अब ये सब पता चलने के बाद सबसे पहला सवाल तो मेरे दिमाग में आया, वो ये था कि ये वैम्पायर बनी कैसे। मतलब जैसा कि हम फिल्मों में देखते हैं ना कि एक वैम्पायर दूसरे को काट लेता है तो दूसरा इंसान भी वैम्पायर बन जाता है। तो मैंने उससे भी पूछा कि तुम्हारे साथ कभी ऐसा कुछ हुआ था क्या? वो बोली नहीं, ऐसा तो कभी कुछ नहीं हुआ। बल्कि उसकी फैमिली में जो बाकी लोग थे ना, वो तो बिल्कुल नॉर्मल थे, उनके अंदर ऐसा कुछ नहीं था। मैंने उससे पूछा कि हो सकता है बचपन में कभी ऐसा कुछ हुआ हो जिसके बारे में दूसरे लोगों को या तुम्हें शायद पता ना हो, मतलब किसी वैम्पायर ने तुमको काटा हो। तो वो बोली कि नहीं, जहां तक उसको पता है ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। बस अपने आप उसके अंदर ये वैम्पायर वाली क्वालिटीज आ गई थी। वो बताती कि कई बार जब उसको बहुत दिनों तक ब्लड नहीं मिलता तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती थी और अपनी फैमिली के लोगों को ही काट लेती थी। लेकिन वो जब भी किसी को यूं काटती ना, तो जो काटने का जख्म होता था वो बहुत जल्दी भर जाता था, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। वो बताती कि हर एक इंसान के खून की एक अलग खुशबू होती है। वो किसी भी इंसान के पास जाके उसके खून को सूंघ सकती थी। वो बताती कि कुछ लोगों का खून तो बहुत टेस्टी होता है, जबकि कुछ लोगों का इतना टेस्टी नहीं होता। मेरी कई महीनों तक उससे बात होती रही थी, लेकिन वो हमेशा मुझसे यही बोलती कि मैं उसके बारे में कभी किसी को ना बताऊं, क्योंकि इससे उसकी जान को खतरा हो सकता था। वो बताती कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो उसके जैसे लोगों की जान के पीछे पड़े होते हैं। मतलब हम नॉर्मल लोगों को तो इन सब चीजों का पता नहीं होता, लेकिन अंडरग्राउंड क्या क्या चीजें चलती हैं ये हम लोग नहीं जानते। उसके जैसे लोगों को ढूंढ ढूंढ के खत्म किया जाता है। और ये जो खून पीने वाली बात है ना,
बहुत से लोगों को लग सकता है कि यह कोई बीमारी होगी। इनफैक्ट ऐसी एक बीमारी होती भी है जिसको रैनफील्ड सिंड्रोम बोला जाता है। इस बीमारी में इंसान को खून पीने की बहुत जबरदस्त इच्छा होती है, लेकिन इस लड़की को मुझे नहीं लगता ये बीमारी थी, क्योंकि खून पीने के साथ साथ इसके अंदर बहुत सी ऐसी चीजें भी थीं जो बिल्कुल सुपर पावर्स जैसी थीं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वैम्पायर्स और खून पीने वाले शैतानों की स्टोरीज दुनिया भर के देशों और कल्चर्स में हमेशा से सुनने को मिलती रही हैं। इंडिया में हमारे यहाँ इन खून पीने वाले शैतानों को पिशाच कहा जाता है, लेकिन जहां तक मेरी नॉलेज है पिशाच इन ट्रेडिशनल वैम्पायर्स जैसा नहीं होता। मतलब ये खून तो पीते हैं लेकिन ये इंसानी रूप में नहीं होते, और आपके ऊपर अगर कोई पिशाच लग जाए ना तो वो आपको और कुछ नहीं करेगा, बस अंदर ही अंदर वो आपका खून पीता रहेगा। आपकी ऐसी हालत कर देगा कि आपकी बॉडी के अंदर खून बनना ही बंद हो जाएगा। ऐसे लोगों को चाहे कितना भी खून डोनेट कर दिया जाए, इनकी बॉडी में खून कभी पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि पिशाच लगातार इनका खून पीता रहता है। और पिशाच कितने खतरनाक हो सकते हैं इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि खुद हनुमान चालीसा में भी पिशाच का नाम लिया गया है। तो अब आखिर में सवाल यही आता है कि वैम्पायर्स रियल में क्या होते हैं? क्या ये कोई बीमारी है या बस सुनी सुनाई मनगढ़ंत बातें हैं? तो इसमें मेरी ओपिनियन ये है कि ये शैतान सच में होता है। मेरे पास इस बात का प्रूफ तो नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि इंसान के ब्लड के अंदर कुछ ऐसी मैजिकल शक्तियां हैं जिनकी वजह से ये लोग इंसानी खून पीकर सैकड़ों सालों तक जिंदा और ताकतवर बने रहते हैं। इनफैक्ट एक फन फैक्ट मैं आप लोगों को बताता हूं कि आज भी इतनी एडवांस मेडिकल साइंस होने के बाद भी डॉक्टर्स और साइंटिस्ट आर्टिफिशियल ब्लड नहीं बना सके हैं। ब्लड सिर्फ इंसानी बॉडी ही प्रोड्यूस कर सकती है। और जैसा फिल्मों में दिखाते हैं ना कि एक वैम्पायर अगर दूसरे इंसान का खून पी ले तो वो भी वैम्पायर बन जाता है, ये बात भी कुछ हद तक सही हो सकती है, लेकिन सिर्फ तब जब सामने वाला अपनी मर्जी से इनको खून देने को तैयार हो। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि इन वैम्पायर्स के भी अपने सीक्रेट ग्रुप्स होते हैं, कम्युनिटीज होती हैं। इनफैक्ट डीप वेब पर भी आप लोग सर्च करेंगे तो आपको ऐसी कम्युनिटीज मिल जाएंगी जहां ये लोग एक दूसरे से मिलते हैं और लोग वॉलंटरली इनको अपना ब्लड भी डोनेट करते हैं, या तो इनका सिर इनके धड़ से अलग करके या फिर इनके दिल में सिल्वर से बने खंजर से वार करके। बस इसके अलावा इनको किसी तरीके से खत्म नहीं किया जा सकता। बांधा जा सकता है लेकिन मारा नहीं जा सकता। और इन वैम्पायर्स की भी अपनी हायरार्कीज होती हैं, पहले छोटे वैम्पायर्स फिर बड़े वैम्पायर्स। और दुनिया के सबसे बड़े वैम्पायर का नाम तो आपने सुना ही होगा, ड्रैकुला, जिसके बारे में मैं जल्दी एक और वीडियो लेकर आऊंगा। अगर वैम्पायर्स के बारे में आपको भी कुछ पता है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। बेस्ट कमेंट्स को मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर रीड करूंगा। जाने से पहले पुरानी दिल्ली के भूतिया घर की ये एक बहुत ही मजेदार रियल हॉरर स्टोरी सुनना ना भूलें। बहुत जल्द आऊंगा एक और मजेदार वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। गुड बाय।